एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का डीके गोयल की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 10 जो कि होगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। इससे पहले की वीडियो में हम 9 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसका दूसरे नाम होता है या दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दोनों में का एक ही मतलब है, दोनों में जो आप कंटेंट लिखेंगे वो दोनों का सेम ही होगा। आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो अपने डायरेक्ट टॉपिक पे जाने से पहले हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है इसका मतलब समझना होगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब होता है गुणात्मक विशेषताएं, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या गुणात्मक विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए। इस बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको एक एग्जांपल समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसका मतलब है मैंने राम की क्या बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि राम एक इंटेलिजेंट बॉय है। अगर मैं इसका थोड़ा चेंज कर दूं, इसमें मैं कहूँ कि राम इज इंटेलिजेंट बॉय एंड वेल बिहेव स्टूडेंट, तो जो ये वेल बिहेव स्टूडेंट हो गया ना, ये मैंने उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताया, ये मैंने उसका एक गुण बताया कि वो एक वेल बिहेव स्टूडेंट भी है। आई होप आपको इस एग्जांपल से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। आइए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। डीके डीके गोयल की बुक में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को। जो पहला पार्ट है वो है रिलायबिलिटी, दूसरा है रेलिवेंस, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा है कंपेरेबिलिटी। तो जो रिलायबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसपे हम रिलायबल हो सके, जिसपे हम विश्वास कर सके। तो पहले पॉइंट में आप लिखेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। दूसरा पॉइंट है रिलायबिलिटी मींस दैट द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। इसका मतलब है कि रिलायबल विश्वास हम तभी कर पाएंगे जो हमने इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स में पुट करी है, अपने अकाउंटिंग में डाली है, उसको वो फैक्चुअल होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए। मतलब कल को हमसे कोई पूछ ले कि ये आपने यहाँ पे 10,000 रुपए का अमाउंट शो कर रखा है, क्यों शो करा है, तो उसका फैक्ट हमारे पास होना चाहिए कि 10,000 रुपए की हमारे दिन सेल हुई थी या परचेज हुई थी, तभी हमने वो अमाउंट अपने अकाउंटिंग में शो करा है। और वेरीफाई मतलब होता है कि आपको ये एक बार आपने अकाउंटिंग पूरी कर ली तो एक बार आपको दोबारा चेक भी करना है कि क्या कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है, तो वो होती है वेरीफाइबल। Accounting information is said to be verifiability if such information can be verified from the source documents such as cash memo, purchase memo and other similar documents। क्या होता है कि हम अकाउंटिंग में जब कोई अपने अपने ट्रांजैक्शन मेंशन करते हैं तो वो कहाँ से मेंशन करते हैं, कैश मेमो से या परचेज मेमो से या कोई और डॉक्यूमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में कोई सेल होगी कैश में, तो हम उनको उस कस्टमर को एक कैश मेमो देंगे। एक चीज हम वो कैश मेमो अपने पास भी रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि किस दिन हमारी कितनी सेल हुई है। तो कैश मेमो के थ्रू ही हम अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं, चाहे वो कैश मेमो, परचेज मेमो, क्योंकि कई तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 में हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे इसमें वेरीफाइबिलिटी एंश्योर द ट्रूथफुलनेस, एनी इंटरेस्टेड पार्टी कैन इजीली फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वेरीफाइबिलिटी क्या करती है कि हम इस पे पूरा विश्वास कर सकते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी जो होगी हमारे बिजनेस में इजीली जान सकती है कि क्या ट्रू पोजीशन है हमारे बिजनेस की। If there is no source document available, then we cannot reliable the profit and loss information of एनी बिजनेस। अगर उस बिजनेस में कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मतलब उस बिजनेस में उन्होंने सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाए, तो हम कभी इस बात को सच नहीं मान सकते जो प्रॉफिट और लॉस बिजनेस दिखा रहा है कि वो सही भी है या नहीं। तो इस बात पे हम तभी भरोसा कर पाएंगे जब उस बिजनेस में सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, कि वो इन्फॉर्मेशन सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई होगी। तो ये पहले पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है रिलीवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं ना, वो रिलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी दे दिया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दी, नहीं। जो ऑब्जेक्टिव होता है एंटरप्राइज का, बिजनेस के 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट होना, प्रॉफिट उसको अर्न करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि प्रॉफिट के साथ उसको सोशल वेलफेयर भी अर्न करना है। तो इसी के बेस पे ही वो अकाउंटिंग होनी चाहिए कि वो इन दोनों चीजों का ध्यान रखे, ताकि हम ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग जो करना चाहती है, जो बिजनेस करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, वो कर सके। दूसरा पार्ट है अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइड होनी चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। टू बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूजफुल फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट विल हेल्प इंटरेस्टेड पार्टी लाइक इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड अदर टू मेक डिसीजन। बिल्कुल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो बिजनेस से रिलेट करे, जो इन्फॉर्मेशन हो बिजनेस से रिलेट करे, ताकि उस जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है बिजनेस में, चाहे वो इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर हो या कोई और
व्यक्ति हो उसको वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इसको, इन्फॉर्मेशन लाइक डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच हेल्प मैनेजमेंट टू बी फोरकास्टिंग फॉर द डिविडेंड। जैसे कि होगी कि डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर कि पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ था और इस साल हमें कितना प्रॉफिट होने के चांस है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी को सुनना बहुत पसंद होता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं अपना अंडरस्टैंडेबिलिटी। Accounting information should be represented in such a simple and logical manner that they are understood easily by their users such as investor, lender and employee. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतनी सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करनी चाहिए हमें कि वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए हमारे इन्वेस्टर को, लेंडर को और एम्प्लॉयज को, ताकि वो इतनी टफ ना हो कि वो समझने में लोगों को दिक्कत आ रही है, वो एकदम सिंपल होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में आप इसमें लिख सकते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी knowledge of accounting terminology should be able to understand them without much difficulty। जिसको कोई नॉलेज भी नहीं है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो वो भी उसको समझ ले, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो फोर्थ पॉइंट है वो है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी में आप लिखेंगे, कंपैरेबिलिटी इज वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर along with the figure of current year so that the current performance can be compared with the past performance। इसमें हम कंपेयर भी इजीली कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि हमारे पास हर साल का क्या होता है, अकाउंटिंग होती है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। ये पूरा हमें बताता है कि क्या क्या कमी रह गई है या क्या हम अच्छा कर रहे हैं। पूरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट हमारे अकाउंटिंग हमें पूरा बताता है कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे हमारे बिजनेस के, क्या वीक पॉइंट थे। कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस, जो कि मैंने आपको अभी बताया। Accounting information also have characteristic if timeliness, neutrality and completeness। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। टाइमलीनेस मतलब ये टाइम पे एकदम इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देती है। न्यूट्रलिटी मतलब कि जो है वो है, मतलब लॉस हुआ तो लॉस बताएगी, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बताएगी। कंप्लीटनेस मतलब ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी। तो यही 4 मेन टॉपिक थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।